आज हम व्यापारिक दुग्ध उत्पादन प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। डेयरी फार्मिंग अर्थात व्यापारिक उद्देश्य के लिए पशुपालन करना, जिससे कि दुग्ध और दुग्ध पर उपलब्ध पदार्थों का उत्पादन किया जा सके, जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए हो। डेयरी फार्मिंग के लिए वे प्रदेश बहुत उपयुक्त हैं जहाँ की जलवायु समशीतोष्ण हो अर्थात तथा ग्रीष्मकाल शीतल और आर्द्र हो। यहाँ की जलवायु इतनी अधिक शीतल और आर्द्र हो कि वहाँ धान्य फसलों का उत्पादन सफलतापूर्वक न हो सके। वे क्षेत्र डेयरी फार्मिंग के लिए चारा, घास, शुष्क घास, ओट्स और जौ उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। दूध देने वाली गायों को जई और जौ का चारा देने से दूध की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार की जलवायु में जड़ वाली फसलें, गाजर, चुकंदर आदि खूब उपजती है और वे उत्तम प्रकार का चारा होती है। तो समशीतोष्ण के जलवायु वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की डेयरी फार्मिंग की जाती है। दुग्ध उद्योग एक साधारण प्रणाली का धंधा है जिसका मुख्य उत्पादन दूध और दूध से बने पदार्थ होते हैं। इस प्रकार के कृषि प्रदेश में जो फसलें उत्पन्न की जाती है वो पशुओं को खिलाई जाने वाली चारे की फसलें और अन्य जड़ वाली फसलें जैसे आलू, गाजर, चुकंदर आदि तथा कुछ अनाज दालें होती है। डेयरी उद्योग का विकास मुख्य रूप से नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के नज़दीक हुआ है, ताकि नगरीय और औद्योगिक केंद्रों की जो दुग्ध और दुग्ध से बने पदार्थों की मांग है उस मांग की पूर्ति की जा सके। क्योंकि जो दूध और दूध से बने पदार्थ हैं वो जल्दी खराब होने वाले पदार्थ होते हैं, अतः इनको तीव्र गति से उत्पादन केंद्र से खपत केंद्र तक पहुंचाना आवश्यक होता है। दूध उत्पादन में मांस उद्योग की अपेक्षा अधिक लाभ होता है, क्योंकि किसी चारे की निश्चित मात्रा को मांस के पशुओं को खिलाकर मनुष्य भोजन के लिए जितना मांस प्राप्त होता है उतनी मात्रा में उस चारे को दूध वाले पशुओं को खिलाकर मनुष्य भोजन के लिए मांस से 3 गुना अधिक भोज्य प्राप्त कर लेता है। मांस उत्पादन की अपेक्षा दुग्ध उत्पादन के लिए कुछ अधिक समय तथा श्रम की आवश्यकता होती है, परंतु मांस उत्पादन की अपेक्षा दुग्ध उत्पादन निश्चित रूप से बहुत अधिक लाभप्रद वाला व्यवसाय है। बाजार का प्रभाव। व्यापारिक डेयरी फार्मिंग की सफलता पर सबसे अधिक प्रभाव किसी बड़े बाजार की समीपता का होता है। दूध और क्रीम, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, अधिक जल्दी खराब होने वाले पदार्थ हैं। इनको उत्पादन के बाद कुछ घंटों के अंदर ही बेच दिया जाना देते हैं ताकि इनको खराब होने से बचाया जा सके। दुग्ध और दुग्ध पर से उत्पादित पदार्थों को 8 घंटे तक की दूरी पर ट्रक इत्यादि के द्वारा खपत केंद्र तक पहुंचा दिया जाता है। दुग्ध को बर्फ़ से ठंडा करके या उसकी क्रीम, मक्खन, पनीर बनाकर उसको अधिक देर तक रखा जा सकता है। वर्तमान समय में कृषि तक वाहनों के उपयोग द्वारा तथा परिवहन की नई विधियों द्वारा डेयरी उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिला है तथा बाजारों तथा नगरों को कुछ दूर स्थित प्रदेशों में भी डेयरी फार्मिंग हो रही है। सामान्यतः बड़े नगरों के समीप डेयरी फार्म तो दूध को तरल रूप में बेचते हैं और ज़्यादा दूर स्थित फार्म अपने दूध को मक्खन तथा पनीर बनाकर बाजार में बेचते हैं। डेयरी फार्मिंग के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और जहाँ डेयरी फार्मिंग की जा रही है वहाँ रहने वाले लोगों के लिए इमारतों इत्यादि की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। इसमें भूमि की अपेक्षा इमारतों में अधिक पूंजी लगानी होती है। दूध के पशुओं को चारा रखने, खाने, पानी पीने, रहने आदि के लिए तथा दूध, मक्खन, क्रीम, पनीर आदि को तैयार करने के लिए स्वास्थ्यप्रद दशाओं की इमारतें बनाई जाती है और विशेष इमारतें छाछ द्वारा सुअर पालन। मक्खन निकालने के बाद बचे हुए स्किम्ड मिल्क को सुअर को पिला दिया जाता है, जिससे सुअर बड़े मोटे और ताज़े हो जाते हैं। इस प्रकार डेयरी उद्योग की छाछ पर सुअर पालन का व्यवसाय भी चलता रहता है। डेयरी फार्मिंग से दोहरा लाभ होता है। डेयरी फार्मिंग के जो मुख्य प्रदेश हैं वो हैं व्यापारिक डेयरी फार्मिंग का विकास मुख्य रूप से बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में दूध और क्रीम, मक्खन, पनीर आदि से बने पदार्थों की मांग के कारण हुआ है। डेयरी फार्मिंग मुख्य रूप से समशीतोष्णीय जलवायु की पेटियों में स्थित है।
यथा पश्चिमी यूरोप के देश जैसे नीदरलैंड, डेनमार्क, ब्रिटेन, आयरलैंड, उत्तरी फ्रांस, दक्षिणी स्वीडन, स्विट्जरलैंड इत्यादि। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेयरी पैटी जो पूर्व में न्यू इंग्लैंड राज्य से लेकर न्यूयॉर्क क्षेत्र और महान झीलों के प्रदेश तक फैली है। ये पैटी आगे मिशिगन, विस्कॉन्सिन, इलिनॉइस तथा मिनेसोटा तक विस्तृत है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागरीय तट पर कैलिफोर्निया में भी डेयरी फार्मिंग में महत्वपूर्ण उन्नति हुई है। कनाडा में सेंट लॉरेंस प्रदेश डेयरी फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी पूर्व ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप, पूर्वी सोवियत संघ में मुख्य रूप से यूक्रेन और काकेशस क्षेत्र में मॉस्को के आसपास के क्षेत्रों में डेयरी फार्मिंग की जाती है। व्यापारिक डेयरी प्रदेशों में विशेषीकरण अधिकतम पश्चिमी यूरोपीय देशों में हुआ है। बड़े नगरों के समीपवर्ती क्षेत्र दूध बेचते हैं। डेनमार्क के मक्खन उत्पादन में विशेषीकरण किया है। नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड पनीर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अपने यूरोपीय बाजारों को 20,000 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित होते हुए भी मक्खन बनाकर यूरोपीय देशों को बेचते हैं। न्यूजीलैंड अपने पनीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब हम चर्चा करेंगे व्यापारिक बागवानी या उद्यान कृषि प्रदेश पे। व्यापारिक कृषि में उद्यान कृषि एक ऐसी सघन कृषि है जिसमें बहुत उच्च स्तर का विशेषीकरण होता है और जो अधिकतर छोटे पैमाने पर की जाती है। डेयरी उद्योग के समान ही उद्यान कृषि भी संसार विश्व के नगरीय बाजारों के द्वारा साग सब्जियों और फलों की मांग के कारण विकसित हुई है। इसमें भूमि के थोड़े क्षेत्रफल से ही भोजन की बहुत बड़ी मात्रा उत्पादित की जाती है। उद्यान कृषि के 6 उपभेद माने गए हैं, जैसे मार्केटिंग गार्डनिंग, ट्रक फार्मिंग, ग्लास हाउस कल्टीवेशन, फ्लोरिकल्चर, प्लांट नर्सरी, कमर्शियल ऑर्किड। इनमें सब्जी खेती, ट्रक कृषि और व्यापारिक फलोद्यान सबसे महत्वपूर्ण है। ग्लास हाउस कल्टीवेशन के क्षेत्र में पौधों को कांच के बंद कमरों में बिजली द्वारा कृत्रिम ताप देकर उनसे उत्पादन प्राप्त किया जाता है। मार्केट गार्डनिंग, इस विधि को स्थानीय उद्यान कृषि भी कहते हैं। इसमें सब्जियों फलों की अनेक प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती है। स्थानीय कृषि के क्षेत्र बड़े बड़े नगरों तथा कस्बों की सीमाओं पर स्थित होते हैं या लारी परिवहन के अंदर स्थित होते हैं, जैसे लंदन के चारों ओर, पेरिस, बर्लिन, मॉस्को इत्यादि के चारों ओर। इन कृषि क्षेत्रों से प्रत्येक मौसम की साग सब्जियां, फूल और फल समीपस्थ नगरों को पहुंचते हैं। ऐसे स्थानीय क्षेत्रों को कहीं कहीं पर उपयुक्त जलवायु तथा मिट्टियाँ नहीं मिल पाती। ट्रक फार्मिंग, नगरों से बहुत दूर जहाँ पर किन्हीं सब्जियों के लिए या फलों के लिए बहुत उपयुक्त जलवायु तथा मिट्टियाँ मिलती है, वहाँ उनको उत्पादित करके ट्रक तथा प्रशीतन युक्त गाड़ियों द्वारा नगरों में पहुँचा दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में उपयुक्त जलवायु द्वारा फसलें शीघ्र पक जाती है, जिससे कृषक को बाजार में उसके उत्पादन का उच्च मूल्य मिलता है। ऐसे कृषक वर्ष में केवल 1 या 2 मुख्य फसलें उत्पादित करते हैं। उद्यान कृषि के जो मुख्य क्षेत्र हैं वो हैं USA के उत्तर पूर्वी औद्योगिक नगरों का प्रदेश, न्यू इंग्लैंड, झील तटीय क्षेत्र, मध्य तथा इंपीरियल घाटियाँ, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और जॉर्जिया इत्यादि। कनाडा में सेंट लॉरेंस प्रदेश और पश्चिम में ब्रिटिश कोलंबिया की ओकानगन तथा कूटने घाटियाँ। यूरोप में उत्तर पश्चिमी फ्रांस का ब्रिटेन प्रदेश, नीदरलैंड, डेनमार्क, इटली में लोम्बार्डी का मैदान, ब्रिटेन में दक्षिणी पश्चिमी प्रायद्वीप, केंट, यूसेम की घाटी, यॉर्क घाटी तथा क्लाइड घाटी। पूर्वी सोवियत संघ में मॉस्को के समीपवर्ती क्षेत्र, डॉन घाटी, वोल्गा तथा काकेशस प्रदेश। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना में एंडीज का पर्वतपदीय क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका में केप प्रांत और ऑस्ट्रेलिया में मिल्डूर की निम्न भूमियाँ। चीन, भारत और जापान में भी बड़े नगरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में सब्जी कृषि का उत्पादन किया जा रहा है। बड़े बड़े औद्योगिक तथा नगरीय केंद्रों में मांग अत्यधिक होती है, जीवन स्तर उच्च होता है और उन लोगों के पास अपने भोजन की नितांत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए काफ़ी धन भी बचता है, जिससे वे उद्यानों के उत्पाद को खरीदते हैं। ये बाज़ार मुख्य रूप से यूरोपीय देशों, अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र, अन्य प्रदेशों में या तो जनता निर्धन है या अपनी मांग पूर्ति के लिए सब्जियां और फल उत्पन्न कर लेती है। उत्तरी गोलार्ध के देशों में बड़े नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों के अपने अपने सब्जी खेती के लिए के ज़िले, जैसे लंदन में साग सब्जियों के लिए केंट से, पेरिस की सेवा ब्रिटेनी क्षेत्र द्वारा की जाती है, न्यूयॉर्क के लिए सब्जियां और फल लॉन्ग द्वीप से, न्यू जर्सी तथा फ्लोरिडा से आते हैं। ट्रक फार्मिंग के क्षेत्र बड़े औद्योगिक नगरों से दूर दक्षिण की ओर स्थित है। निम्न अक्षांशों में तापमान ऊंचा रहने के कारण सब्जियों की फसलें वर्ष की सभी ऋतुओं में लगातार उगती रहती है। खेत में से एक फसल काटने के बाद उसमें दूसरी फसल बो दी जाती है। इन दूरस्थ क्षेत्रों की उपजें ट्रकों और प्रशीतक वाहनों द्वारा उत्तर में स्थित बड़े नगरों को
पहुंचा दी जाती है। जैसे पश्चिमी द्वीप समूह में उत्पन्न की गई सब्जियां और रसदार फल न्यूयॉर्क को भेज दिए जाते हैं। ताज़े कटे हुए फूल या टमाटर रिवेरा से वायुयान द्वारा लंदन और पेरिस के बाज़ारों में पहुंचा दिया जाता है। शीतकाल में फलों का आयात दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों से होता है। फल उत्पादन में विशेषीकरण, बहुत से फलोत्पादक क्षेत्रों में अत्यंत विशेषीकरण हुआ है, जैसे कि अमेरिका के वाशिंगटन क्षेत्र में सेब का उत्पादन, फ्रांस और जर्मनी में अंगूर का उत्पादन जिनसे शराब बनाई जाती है, इटली के लोमांडी मैदान में टमाटर। ये विशेषीकरण के पीछे जलवायु का विशेष योगदान है, क्योंकि इन क्षेत्रों की जलवायु इनके लिए बहुत ही उपयुक्त है। प्रत्येक मौसम में उस फसल की उत्तमता बनी रहती है। जलवायु का ये कारक मदिरा उत्पादन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दक्षिणी अमेरिका में यूरुग्वे तथा अर्जेंटीना में और दक्षिणी अफ्रीका में ग्रीष्म ऋतु तब होती है जबकि उत्तरी गोलार्ध में जाड़े की ऋतु होती है। यूरोप तथा अमेरिका में शीतकाल में अत्यंत ठंडी ऋतु होने के कारण जिन फलों का उत्पादन नहीं हो सकता वो फल दक्षिणी गोलार्ध के देशों में उत्पन्न कर लिए जाते हैं तथा यूरोप तथा अमेरिका के बाज़ारों में शीतकाल में दक्षिण गोलार्ध में पके हुए फल आते रहते हैं। इतनी दूरी तक परिवहन व्यय इसलिए सहन कर लिया जाता है कि उन फलों के औद्योगिक प्रदेशों के बाज़ारों में उच्च मूल्य प्राप्त होता है। फलोद्यान कृषि की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि इसमें उर्वरकों का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसके लिए बड़े श्रम की आवश्यकता होती है। ये सबसे अधिक सघन कृषि है जिसमें सिंचाई भी करनी पड़ती है। वृक्षों तथा फलों को कीड़ों से बचाने के लिए उन पर कई बार रासायनिक पाउडर छिड़कने पड़ते हैं। नाजुक सब्जियों को, सलाद को और फलों को विशेष प्रकार के पैकिंग में बंद करना होता है, जिसके लिए प्लास्टिक के थैले, बक्से, कनस्तर, टीन आदि का प्रयोग किया जाता है। इन क्रियाओं से फलोत्पादन का खर्चा बहुत बढ़ता है, परंतु बाजार में ऊंचा मूल्य मिल जाने से ये सभी खर्च नगण्य हो जाते हैं। थैंक यू।